पार्वती अपनी बेटी समीरा के साथ मिलकर एक छोटी सी चाय की टपरी चलाया करती थी और उससे जो भी पैसे आते वो अपने घर का खर्च चलाती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय दोनों माँ बेटी अपनी चाय की टपरी पर चाय बना रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कुंती वहाँ आकर कहती है, क्या बात है पार्वती, आज तो बड़ी उदास लग रही है। तेरा काम तो ठीक चल रहा है ना? नहीं कुंती, कहाँ कुछ ठीक चल रहा है। क्यों, क्या हुआ मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। कुंती, मैंने सुना है प्लास्टिक की चीजें बंद हो रही है। अब हम लोगों को चाय किस में देंगे? वैसे ही हमारी चाय की टपरी बिल्कुल सड़क के किनारे है, इसलिए ठीक से चलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग तेरी चाय पीने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि तेरे हाथ में जादू है। और रही बात चाय किस में देनी है, तो कुल्हड़ वाली चाय बेचना शुरू कर देना, लोगों को बहुत पसंद आती है। क्या बात है कुंती आंटी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। माँ, हम ऐसा ही करेंगे। बेटी, बड़ी मुश्किल से हमारे पास प्लास्टिक के गिलास खरीदने के लिए पैसे जमा हो पाते हैं, तो अब हम इतने महंगे कुल्हड़ कहाँ से खरीदेंगे? माँ, अब कुछ पाने के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा ना। हमारे पास वैसे भी हमारी चाय की टपरी के सिवा कुछ और है भी नहीं। तो तेरा क्या मन है, जो थोड़े बहुत पैसे बचा रखे हैं मुसीबत में काम आने के लिए, उसे कुल्हड़ खरीदने में खर्च कर दूं? माँ, लेकिन ये भी सोचो, अगर हमारी चाय की टपरी कुल्हड़ में चाय देने से अच्छी चल जाएगी तो आप इससे ज्यादा पैसे बचा सकती हो। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। और तू एक काम कर, कुल्हड़ अपने गांव की कुम्हारन काकी से ले ले, शायद वो तुझे थोड़े कम पैसे में दे दे। बाकी मर्जी तेरी है। मेरा काम था तुझे बताने का, जो मैंने बता दिया। अब मैं चलती हूँ। कुंती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात मानकर पार्वती अपनी बेटी समीरा के साथ अपने गांव के कुम्हारन काकी के पास जाती है और कहती है, काकी, मुझे कुछ कुल्हड़ की जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकती हैं? हाँ ले लो, लेकिन दाम एक ही होगा, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ये तो बहुत खड़ूस है माँ। चुप हो जा, वरना सुन लेगी तो कुल्हड़ भी नहीं देगी। क्या बातें कर रही हो तुम माँ बेटी, कुल्हड़ चाहिए कि नहीं? चाहिए ना काकी। पार्वती इतना कहकर बहुत सारे कुल्हड़ों को खरीद कर जैसे ही कुम्हारन को पैसे देती है, तो कुल कुल्हड़ के आधे दाम देखकर वो उसे पैसे वापस करते हुए कहती है, ये तुम मुझे आधे कुल्हड़ के पैसे क्यों दे रही हो? काकी, इस समय मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं और मुझे अपनी चाय के टपरे चलाने के लिए इन कुल्हड़ की बहुत जरूरत है, वरना मेरे ग्राहक टूट जाएंगे और हम माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। कुल्हड़ चाहिए तो पूरे दाम दो, वरना मेरे कुल्हड़ यहीं रख दो और जाओ यहाँ से। जब पूरे पैसे होंगे तब आना। एक काकी, एक गरीब होकर एक गरीब की मदद नहीं कर सकती हो क्या? हम आपको चोर दिखाई देते हैं क्या, या कोई अनजान है जो आप हमें नहीं जानती और हम आपके पैसे खा जाएंगे? विश्वास नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? कल को आपको हमसे कोई काम नहीं लगेगा क्या? समीरा की बात सुनकर कुम्हारन पार्वती और समीरा को आधे दाम पर कुल्हड़ देने को तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटी कुल्हड़ों को लेकर अपनी चाय की टपरी पर आती है और अपने कामों पर लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय दोनों माँ बेटी अपनी चाय की टपरी पर चाय बना रही थी। तभी जोर जोर की बारिश शुरू होती है और उनकी टपरी की छत से पानी गिरने लगता है। तभी समीरा कहती है, माँ, ये देखो, फिर से हमारी टपरी की छत से पानी टपकने लगा। मैंने आपको कितनी बार बोला था कि ये छत ठीक करवा लो, वरना हम बारिश में परेशान हो जाएंगे। आखिर में वही हुआ। बेटी, तो तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं करवाना चाहती थी? लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है और हम गरीब लोग हमेशा इन्हीं पैसों की वजह से पीछे रह जाते हैं। अब हम क्या करेंगे माँ, एक परेशानी खत्म करते हैं तो दूसरी आ जाती है। ये तूने सही कहा बेटी, अब तो मेरी भी हिम्मत टूट रही है। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं कि हम कहीं किराए पर अच्छी दुकान ले सके। लेकिन माँ, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हम अपना काम कैसे करेंगे? सारी लकड़ियाँ भी भीग गई हैं, अब हम चाय कैसे बनाएंगे? भगवान ही जाने वो हमारे अब और कितने इम्तिहान लेंगे। हर कदम पर इतनी परेशानी है और हर परेशानी पैसों से ही जुड़ी है। बारिश में अपनी चाय की टपरी की टपकती छत से परेशान पार्वती और समीरा आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सुरेश नाम का आदमी वहाँ आता है और अपनी गाड़ी को टपरी के सामने रोक कर कहता है, देखिए, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या आप मुझे एक कप चाय पिला सकती हैं? बारिश में भीगने की वजह से मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, अपनी गाड़ी में बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। माँ, अब चाय कैसे लेकर आएंगी? टपरी के अंदर इतना पानी हो गया है और चूल्हा भी नहीं जलेगा गीले होने की वजह से। तू चिंता मत कर, 1 कप चाय बची हुई है और अभी ठंडी भी नहीं हुई होगी, इन साहब के लिए हो जाएगी। पार्वती इतना कहकर अपनी टपरी के अंदर जाती है और एक कुल्हड़ में चाय लाकर सुरेश को देती है। जैसे ही सुरेश चाय को पीता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करता है। चाय पीने के बाद जैसे ही वो पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो अपने पास पर्स ना पाकर उन दोनों से कहता है, देखिए माफ करिए, लेकिन इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं हैं। लगता है जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स घर ही भुलाया हूँ। देखो साहब, ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हो और आपके पास एक चाय के पैसे नहीं है। देखिए मैं सच बोल रहा हूँ और मैं आपके पैसे जरूर दूंगा, लेकिन आज सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं साहब जी, आप जाइए, आपके पास जब होंगे तब दे देना। धन्यवाद आपका। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? एक तो पहले से ही बारिश की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया और जो आया है वो पैसे नहीं दे रहा। होता तो मैं जरूर देता। साहब जी जाइए आप, ये तो बच्ची है अभी। पार्वती की बात मानकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और समीरा अपनी माँ से बहुत लड़ाई करती है और वो उससे बहस कर ही रही थी कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कुंती आती है। वो कैसे? कल तुम दोनों मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना, मेरे मालिक से बात करने के लिए। हमारे ऑफिस का चाय वाला बहुत धोखेबाज है, चाय अच्छी नहीं देता, लेकिन वहाँ आसपास कोई चाय वाला नहीं है तो मजबूरी में उसी से लेनी पड़ती है। अगर उसकी जगह हमारे ऑफिस में चाय देने का ऑर्डर तुम गरीब माँ बेटी को मिल जाए तो तुम दोनों की बहुत मदद हो जाएगी। कुंती तो सच बोल रही है, अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ वो तो है, तो ठीक है, कल तुम दोनों तैयार रहना। अगले दिन सुबह कुंती पार्वती और उसकी बेटी को अपने मालिक से मिलवाने के लिए अपने ऑफिस लाती है और वहाँ के मालिक को देखते ही दोनों माँ बेटी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। तभी समीरा कहती है, आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ, क्यों आपको लगता नहीं हूँ क्या? नहीं, वो बात नहीं है, उस दिन के लिए माफ करिएगा। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ, ये वही है जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था। हे भगवान, मालिक उस दिन के लिए इनको माफ कर दीजिए। बाकी ये लोग बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो अगर हमारे ऑफिस की चाय का ऑर्डर इनको मिल जाए तो गरीबों की मदद हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर की जगह ये लोग परमानेंट अपने ऑफिस की कैंटीन में अपनी चाय की दुकान लगाएं। सुरेश की बात सुनकर दोनों गरीब माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और इस तरह से एक गरीब माँ बेटी की सड़क की चाय की टपरी ऑफिस की कैंटीन में तब्दील हो जाती है। सुजाता अपने बेटे गगन के साथ में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। पति के ना होने की वजह से वो अकेली अपने घर का खर्च उठाती थी। गगन पूरा दिन बस अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। सुजाता की एक लौती संतान होने की वजह से वो गगन को इतना रोका टोका नहीं करती थी। एक दिन सुजाता काम के लिए घर से बाहर गई होती है। तभी गगन घर के चूल्हे पर खाना गर्म करने के लिए आग जलाता है और वो खाने का बर्तन चूल्हे पर रख वहीं बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त अमन उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, गगन, ओ गगन, बाहर आ। हाँ बोल अमन, क्या हुआ? चल मेरे साथ बाहर, कुछ खा के आते हैं। अरे यार, तुझे तो पता है मेरे पास पैसे नहीं होते, तू जा। अरे मैं खिलाऊंगा आज तुझे, तू चल बस। रुक, मैं अभी आया झट से। इतना कहकर गगन चूल्हे पर बर्तन को रखा छोड़कर घर से बाहर अपने दोस्त के साथ खेलने चला जाता है। कुछ देर बाद में सुजाता घर वापस आती है। खाना जलने की वजह से पूरे घर में धुआं फैल जाता है और वो जल्दी से चूल्हे के पास आकर देखती है तो अपने हाथ से खाने के बर्तन को उतारने लगती है, जिस वजह से चूल्हे की एक जलती हुई लकड़ी उसके हाथ पर गिर जाती है और उसका दाहिना हाथ आग से झुलस जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है और पास के ही एक क्लिनिक पर जाकर दिखाती है, जिसके बाद डॉक्टर उससे कहता है, सुजाता जी, आपका हाथ अंदर तक जल चुका है और जलने का दर्द आप झेल ही रही हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। डॉक्टर साहब, उसमें कितना खर्चा आएगा? लगभग 70 से 80 हजार बस। साहब, इतना पैसा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। पूरी जिंदगी कमाऊंगी तो भी इतना पैसा नहीं जमा होगा, आप रहने ही दीजिए। सुजाता दर्द से तड़प रही होती है
पर अपनी गरीबी के चलते वो इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकती थी। इसलिए वो अपने घर वापस जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसको अमन की माँ यानी कि उसकी पड़ोसन माला मिलती है, जो सुजाता के हाथ को देखकर बोलती है, अरे सुजाता बहन, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? पूरा हाथ जलाकर बैठी हो अपना। माला बहन क्या बताऊं, ये गगन इतनी जल्दबाजी में रहता है कि चूल्हे पर बर्तन रखकर घूमने निकल गया। बस उसी की वजह से घर में आग फैल रही थी, तो मैंने जल्दी से अपने हाथों से बुझा दी। इसके बाद सुजाता कुछ ही देर में वापस अपने घर आ जाती है। इतनी ही देर में गगन भी वापस घर आकर आराम से बिस्तर पर लेटा होता है और अपनी माँ को आते देखकर वो बोलता है, ओ माँ, तुम आ गई, जल्दी कुछ बना दो, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा गगन, मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने आग से दूर रहने को कहा है थोड़े टाइम। बेटा तू आज मेरी थोड़ी मदद कर दे। मेरे से नहीं बनता ये खाना वाना, देना है तो बना दो, वरना मैं कुछ बाहर से खा लेता हूँ, पैसे दे दो मुझे। सुजाता के पास में पैसे नहीं थे अपने बेटे को देने के लिए, इसीलिए वो दर्द में हिम्मत करके खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और अपने दूसरे हाथ से सारा काम करती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वो रोटी बना के अपने बेटे को देती है और खुद बिना खाए ही सो जाती है। अगली सुबह उसको काम पर जाना था, तो वो अपने बेटे के लिए खाना बनाकर निकल जाती है। अपनी मालकिन के यहाँ जाकर साड़ी से अपना हाथ ढकते हुए बोलती है, अगर मालकिन ने मेरा जला हुआ हाथ देख लिया तो कहीं मुझे काम से ना निकाल दे, इसे छुपाना ही बेहतर रहेगा। सुजाता अपने हाथ को छुपाते हुए घर के काम करती है। वो बर्तन धोते हुए बर्तनों को गिरा देती है, क्योंकि उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे किसी भी चीज को पकड़ना भी मुश्किल था। बर्तनों के गिरने की आवाज को सुनकर उसकी मालकिन रसोई में आती है और बोलती है, ये क्या बर्तनों को खड़काने में लगी है सुजाता? काम करना भूल गई क्या? सुजाता की मालकिन की नजर अचानक उसके हाथ पर पड़ती है। आय हाय, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? कितना भयानक दिख रहा है ये। वो मालकिन, मेरा हाथ जल गया था, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे तेरे इस हाथ की वजह से मेरे घर में और मेरी रसोई में कोई बीमारी फैल गई तो? नहीं नहीं नहीं, तू जा यहाँ से, मैं कोई और नौकरानी रख लूंगी। मालकिन ऐसा मत करो, मेरे पास पैसे भी नहीं है और कोई दूसरा काम भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? सुजाता की मालकिन उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको काम से निकाल देती है। अब अपनी आंखों में आंसू लिए वो आसपास के घरों में काम के लिए पूछताछ करती है, लेकिन उसके जले हुए हाथ की वजह से उसको कोई काम नहीं देता और वो शाम होने पर घर आकर अपने बेटे को बोलती है, बेटा गगन, मेरी मदद कर दे, कुछ दिन के लिए कोई दिहाड़ी मजदूरी कर ले बेटा, मेरे से अभी काम नहीं होगा, मेरी नौकरी भी चली गई और तुझे पैसे भी चाहिए, वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे, ये घर कैसे चलेगा मेरे लाल? काम? ना ना, मेरे से नहीं होगा कोई काम वाम, आप ही करो। बेटा तू इतना बड़ा हो गया है, अपनी माँ की हालत नहीं देख रहा? इस जले हाथ की वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा, और अगर ऐसा ही रहा मेरे बच्चे तो हम भूख से मर जाएंगे। तो ये पहले क्यों नहीं सोचा आपने? मैंने कहा था मुझे पैदा करो, अब मेरी जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही आपसे। अरे एक लौते बेटे से अब काम करवाओगी क्या आप? गगन की ये बात सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने उस वक्त को याद करके सोचने लगती है। सुजाता के माँ बनने का पता जैसे ही उसके पति कमलेश को लगता है, वो उसके पास आकर बोलता है, सुजाता, तुम तो जानती ही हो हमारी हालत, यहाँ हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से हो पा रहा है, क्या हम इस बच्चे की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? आप ऐसा मत बोलिए, देखिए मुझे लगता है हमारा बच्चा हमारे इन बुरे दिनों को दूर करेगा हमारी जिंदगी से, और इसको पालने के लिए हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। हाँ सुजाता, तुम सही कह रही हो। अगले दिन सुजाता मजदूरी के काम के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटों को धोने का काम करती है और मजदूरी करके अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी खिला पाती है। हाथ में दर्द होने की वजह से उसको काम करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अपने बेटे के लिए वो हर दर्द को सहती और काम करती। एक दिन सुजाता ईंटों को ढोकर सीढ़ियों के ऊपर जा रही होती है और उसके जले हुए हाथ में दर्द होने लगता है। हाथ नीचे करने की वजह से उसके सर पर रखी हुई ईंटों का भार एक साइड पर बढ़ जाता है और उसका नियंत्रण खोने की वजह से सुजाता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है।
जिस कारण उसको बहुत चोट आती है और नजदीकी अस्पताल में उसे ले जाया जाता है, जिसके बाद में उसको मृत घोषित करके उसकी बॉडी को उसके घर भेज दिया जाता है। गगन अपनी माँ की मौत से दुखी तो होता है, पर कंस्ट्रक्शन साइट पर मौत होने की वजह से उसको अपनी माँ की मौत का मुआवजा मिलता है, वो भी पूरे 5,000 रुपए, जिसको पाकर वो बहुत खुश होता है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद वो अपने दोस्त अमन के पास जाकर बोलता है, ओ अमन मेरे दोस्त, उस दिन तूने मुझे खिलाया था ना, आज मैं खिलाऊंगा, चल। अरे पर गगन, कल ही तेरी माँ मरी है, आज तू ऐसे पार्टी कर रहा है, पैसे कहाँ से आए? अरे माँ के मरने पर उनके काम वालों ने दिए हैं, अब चल भी यार। गगन की ये बात सुनकर अमन बहुत हैरान होता है। साथ ही उसकी माँ भी ये बातें सुन लेती है, जो गुस्से से बाहर आकर गगन को बोलती है, गगन, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे तेरी लापरवाही से उस दिन तेरी माँ का हाथ जल गया, लेकिन फिर भी वो दर्द में इधर उधर काम के लिए भटकती रही ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो बेटा, माँ जब जिंदा थी तुम्हारी तब तो तुमने उसकी परवाह की नहीं। अरे अब तो उसके जाने के बाद तो कुछ फिक्र कर लो उसकी। खैर, इन पैसों को कितने दिन चला लोगे? खत्म होने पर तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ के होने पर क्या सुख थे तुम्हें। माला की ये बातें सुनकर गगन शर्म से सर झुका के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन उन पैसों के सहारे वो निकाल लेता है, पर अब पैसे खत्म होने की वजह से काम के लिए दर बदर भटकता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिलता। तब वो अपनी माँ को याद करते हुए बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ये बात मुझे समझ आ गई है तुम्हारे जाने के बाद। मुझे माफ कर दो माँ, हो सके तो माफ कर देना मुझे। गगन को अपनी गलती का एहसास अपनी माँ को खोने के बाद हुआ। अगर यही चीज वो उसके रहते समझ लेता तो आज सुजाता भी जिंदा होती। इंसान की कदर उसके जीते जी करनी चाहिए, क्योंकि उसके मरने के बाद कदर नहीं, पछतावा रह जाता है।